हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 9th 10th 11th का फर्स्ट चैप्टर सबका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको एक एक करके, सारा चैप्टर का सारा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। आज क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 12th का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जनन क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे 10th में भी कि जनन चैप्टर था 10th में। बताइए जनन क्या होता है? जनन वो कहलाता है जो एक जीव या कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करता हो या अपने संख्या में वृद्धि करता हो, वैसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो जनन दो प्रकार की होती है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो उसके टाइप को भी देखेंगे, और उसके पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी में आपकी 12th क्लास में जीवन अवधि का टॉपिक दिया गया है, तो उसको बताने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जीवन अवधि यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पान। जीवन अवधि क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्या जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, उसके बीच का जो टाइम है। देखो, कोई व्यक्ति जन्म लिया, उसके बाद वो कुछ सालों के बाद वो मर गया, उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई। तो इसके जो बीच का जो टाइम हुआ, ये जो बीच का टाइम हुआ, जो भी इसके बीच का टाइम पीरियड हुआ, जो भी इसके बीच का समय हुआ, वही कहलाएगा क्या? जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पान। अगर जो इसमें बोल देगा कि जो हम बार बार बोल रहे हैं प्राकृतिक मृत्यु, इसमें कोई पूछ देगा, भैया बोल देगा कि कोई बच्चा जन्म लिया और उसके एक्सीडेंट से मृत्यु होता है, तो क्या वो लाइफ स्पान कहलाएगा? उसके बीच का टाइम नहीं कहलाएगा। जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी, तब तक उसके बीच की अवधि को लाइफ स्पान या जीवन अवधि नहीं बोलेंगे। तो अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग जीवन अवधि पाया जाता है। उसे उसके शरीर की रचना से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन जीव कितने दिनों तक जी पाता है, ठीक। तो आइए देखते हैं कुछ जीवों की आयु देख लेते हैं। जैसे तितली देखे होंगे। तितली की आयु होती है 1 से 2 सप्ताह, बस 1 से 2 सप्ताह में मर जाती है। धान 3 से 4 मंथ काफ़ी है। उसके बाद क्या है? कौवा 15 साल, जो क्राव है 15 साल जीता है। और गाय देख लो तो 20 साल, फिर कुत्ता देख लो 25 साल, घोड़ा 60 साल, ठीक है। एलिफेंट 80 साल, और क्या, मगरमच्छ 60 साल, तोता 140 साल। देखो, हाथी उतना बड़ा जानवर है, फिर भी 80 साल ही जी रहा है, लेकिन तोता कितना छोटा जीव है और कितना जी रहा है? 140 साल। तो बोले थे ना कि उसकी संरचना को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन जीव जंतु कितना दिन तक जिंदा रहेगा, उसकी जीवन आयु क्या होगी, उसका लाइफ स्पान क्या होगा। फिर देख ले तो कछुआ 100 से 150 साल। फिर आता है एक बरगद का पेड़ होता है जो कि 200 बरस लगभग जीता है। और मानव का तो 100 बहुत है, आयु है मानव का आयु कितना? 100। आजकल तो कुल 60 पे टपक जाता है। वो खाना पीना सही से नहीं कर रहा है, बहुत सारा खाद वाद का उपयोग कर रहा है, बहुत सारे बीमारी से बच नहीं रहा है। इससे पोल्ट्री फार्म में जो भी मुर्गा उर्गा सब बनाया जा रहा है, उसको खा रहा है आदमी लोग, कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो इससे खान पान बिगड़ जाती है, शरीर में केमिकल रिएक्शन होने लगती है, जिसके कारण उम्र घट जा रही है मानवों की। ऐसे नॉर्मली 100 था, ठीक। तो अभी बताए थे कि लाइफ स्पान किसी पे डिपेंड भी नहीं करता है। जैसे कि तोता देख लो, तोता कितना छोटा जीव है, या इसी के कंपैरिजन में कर लो तो कौवा तोता लगभग मान लो सेम ही है, लेकिन इसका देखो जीवन की आयु में कितना अंतर है। कौवा मात्र 15 साल ही जी रहा है, लेकिन तोता 140 साल। वही फिर बात करते हैं कि हाथी कितना बड़ा जीव है और तोता कितना छोटा जीव है। दोनों के जीवन आयु देख लो कितना डिफरेंस है। तो ये किसी पे डिपेंड भी नहीं करता, और इसके बॉडी की संरचना से नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन जीव कितना दिन तक जिएगा।
ठीक है, तो कुछ कुछ है, याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो शुरुआत में ही बताए थे कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, कोई भी जीव अपने से एक नए संतान की उत्पत्ति करता हो, कोई भी जीव अपने से एक नए संतान की उत्पत्ति करता हो, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे संतान की उत्पत्ति करता है या जीव का जन्म देता है, जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, तो संतान की उत्पत्ति होगा, उसके बाद उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे जवान होगा, जवान होगा तो वो भी जनन करेगा, वो भी नया संतान बनाएगा। ठीक, तो ये चक्र चलते रहेगा। जैसे कि कोई भी जन्म लिया, उसकी वृद्धि होगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये चक्र चलते रहता है, जीवन के चक्र। ठीक है, तो क्या होता है, जनन द्वारा प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। जनन क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। अब ये क्या होगा, जैसे आदमी के बारे में हमको 2-3 पूर्वज के बारे में अध्ययन करना है, तो जब उसका जनन या जेनेटिक आनुवांशिक लक्षण ही नहीं देखेंगे तो कैसे अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए एक पीढ़ी देखे, फिर वो बड़ा हुआ, वो भी बच्चा पैदा किया, उसके पीढ़ी को देखे, इसलिए 2-3 पीढ़ी को देखना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि जनन द्वारा प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। फिर बात आता है, जनन के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर बात आता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन में दो जनन की सहायता से जो भी जनन या जन्म देता है नए संतान को, उसको लैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन जो जनक अकेले अपने से संतान की उत्पत्ति कर दे, अपने से संख्या में वृद्धि कर दे, उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका पहला देख लेते हैं लैंगिक जनन में। एक जनक द्वारा, जिसमें जनन कितने जनक द्वारा हो रहा हो, अरे ये तो उल्टा हो गया, इसमें 2 जनक द्वारा होगा, 2 जनक द्वारा, इसमें एक होगा, एक जनक द्वारा। ठीक है, तो ये बाय नहीं यूनी हो जाएगा। जिसमें एक जनक द्वारा हो रहा हो उसको अलैंगिक जनन, और 2 जनक द्वारा हो रहा हो तो लैंगिक जनन। ठीक, इसमें क्या होता है, संतान जब जनक के समरूप नहीं होता है, जिसका जो भी संतान बनेगा तो वो जनक के समान नहीं रहेगा, यानी जनक के समरूप तो होगा लेकिन उसके समान 100% नहीं होगा। जैसे ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे आदमी अपना जन्म दिया बच्चे को, तो आदमी का बच्चा आदमी होगा, ना कि कौवा हो जाएगा, ना कि हाथी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि संतान जनक के समरूप होती है बट एक समान नहीं होती है। समरूप तो हो जाती है, आदमी का बच्चा आदमी तो हो जाता है, क्या बाप जैसा सेम टू सेम मिल पाता बच्चा, नहीं। और वही बात देख लेते हैं अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, संतान जनक के समरूप के साथ साथ 100% समान भी होता है, एक समान होता है। जैसे गुलाब का पौधा है, अलैंगिक जनन द्वारा गुलाब का पौधा कितना बना सकते हैं, और गुलाब का पौधा में कोई डिफरेंस होगा उसके बच्चे में और गुलाब के जनक में, नहीं, दोनों 100% सेम होगा। फिर बात आता है कि जो लैंगिक जनन होगा उसमें ज़्यादा समय लगता है। लैंगिक जनन में लगभग 9 महीना टाइम लग जाता है एक कंप्लीट बच्चा बनने में, और अलैंगिक जनन में इसके कंपैरिजन में कम समय लगता है। ठीक, अगला है, इसमें संतान की संख्या अलैंगिक की अपेक्षा बहुत कम होती है। लैंगिक जनन में जो भी संतान बनेगा वो बहुत कम नंबर में बनती है, और अलैंगिक जनन में बहुत तो बन सकती है। जैसे आदमी बच्चा देते तो कितना हो सकता है, 1 2 3 4, हाईएस्ट सुने होंगे पेपर ऊपर में 7 8, और मान लो कोई जीवे जंतु या खरगोश का ही ले लो 8 10 12 15 20, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अलैंगिक जनन में संतान की संख्या बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इससे मान लो एक गुलाब का पौधा है तो उससे कई गुलाब का पौधा बनाया सकता है, हजारों लाखों। तो इसके कंपैरिजन में इसमें संतान की उत्पत्ति ज़्यादा हो रही है।
अगला टॉपिक है युग्मक संलयन होता है। जो भी लैंगिक जनन होगा उसमें युग्मक संलयन होगा, यानी कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें नहीं होता। तो युग्मक संलयन क्या होता है? दो युग्मकों का मिलना। जब दो युग्मक का मिलता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। इसमें यह भी हो जाएगा कि इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। कहाँ से होगी? इसमें गैमेट ही नहीं बन रहा है। ठीक, तो प्रजनन इकाई क्या होगा? इसका प्रजनन इकाई युग्मक कहलाएगा। युग्मक बोले तो गैमेट से मेल का मेल गैमेट हो जाएगा, फीमेल का फीमेल गैमेट हो जाएगा। इसमें कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं होता, युग्मक ही नहीं होता, इसलिए तो निषेचन भी नहीं होता। तो क्या होता है, कैसे प्रजनन करता है ये? इसका प्रजनन इकाई हो जाएगा, इसके शरीर का कोई भाग ही रहता है, कोई एक भाग रहता है, जैसे कलिका हो गया, बीजाणु हो गया। ये आगे बताएंगे, अलैंगिक जनन के जब प्रकार पढ़ाएंगे तो बताएंगे कौन सा जीव जंतुओं में कलिका द्वारा होगा, कौन से पेड़ पौधों में या जीव जंतुओं में बीजाणु द्वारा होगा, अलैंगिक जनन होगा। ठीक, फिर बात करते हैं, इसमें समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों तरह के विभाजन होता है। किसमें? लैंगिक जनन में। अब बात आती है कि समसूत्री और अर्धसूत्री क्या है। तो ये सेल चैप्टर में पढ़ना होता है। इस विभाजन में, कोशिका विभाजन में जब सेल विभाजन होता है तो दो क्रिया द्वारा होता है, एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है। समसूत्री क्या होता है? सेल बढ़ता है तो दोनों में क्रोमोजोम की नंबर समान हो। जैसे एक सेल विभाजन किया और दोनों में क्रोमोजोम का या गुणसूत्र का नंबर क्या है? सेम है, उसको समसूत्री बोलेंगे। अगर कोई सेल विभाजन किया और उसके सेल में आधा हो गया, क्या सेल में था 2n और इसमें हो गया आधा n क्रोमोजोम, तो उसको बोल देंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें दोनों टाइप वाला मिलेगा, दोनों तरह के मिलेगा इसमें लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन में क्या होगा? सिर्फ समसूत्री विभाजन मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से सारा पॉइंट कवर होता है। ये परीक्षा में पूछता भी है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, और ये थोड़ा सा जनन किसे कहते हैं, जनन दो प्रकार के होते हैं। आगे हम बात करेंगे, लैंगिक जनन का डिटेल भी बताएंगे और अलैंगिक जनन का भी डिटेल बताएंगे और इसके प्रकार को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।